इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ये वीडियो बनाई गई है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, वो बेसिक्स पार्ट 1 था। ये बेसिक्स पार्ट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेल होते क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, फैराडेज लॉ क्या है एंड फर्दर मैनी मोर्स। जुड़े रहिए, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सेल क्या होता है। सेल इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्जन्स करती है केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में। ऐसी कोई भी डिवाइस जो इन कन्वर्जन्स को कर सके उसको सेल का नाम दिया जाएगा। सेल के फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक, उनमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड शामिल होता है। इलेक्ट्रोड फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों सेल की टाइप्स को यहाँ पर शो किया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक सोर्स दिया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरिड आउट कराता है। गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है और साथ में जो एडिशनली इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनमें वोल्ट मीटर और सॉल्ट ब्रिज होता है। वोल्ट मीटर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो दो हाफ सेल्स हैं इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये उसको रीड करता है। फर्दर सॉल्ट ब्रिज मेन कंपोनेंट होता है इसका। सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि हाफ सेल्स के अंदर चार्ज बिल्डअप को रोकता है, सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखता है इलेक्ट्रोलाइटिकली ताकि चार्ज बिल्डअप ना हो और जो हमारा सेल है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल क्या होता है। 1793 में अलेसेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है अगर हम किसी भी वेट क्लॉथ या पेपर के ऑपोजिट साइड्स पर डिफरेंट मेटल्स को प्लेस कर देते हैं तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है कामों के लिए। ये पहला सेल था जो उसने डिस्कवर किया था अलेसेंड्रो वोल्टा ने। He made his first battery by placing silver and zinc on opposite side of moistened cloth. उसने गीला कपड़ा लिया, कपड़े को सॉल्ट सॉल्यूशन या वीक एसिड सॉल्यूशन के साथ गीला किया उसने और उसके ऑपोजिट साइड्स पर सिल्वर और जिंक मेटल रख दी। इस तरह से उसने पहला सेल बनाया और उसी के नाम पर इन सेल्स को फिर वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल जो होते हैं ये ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जिनका हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, जिनको करवाने के लिए हमें कोई फोर्स, कोई एनर्जी, कोई प्रेशर, कोई भी किस्म की कोई एनर्जी या फोर्स रिक्वायर नहीं होती है। ये खुद ब खुद होते हैं। उनके अलावा इनके अंदर ऑलवेज पॉजिटिव वोल्टेज होता है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज नहीं होगा तो ये जो सेल बनेगा उसको वोल्टेइक सेल का नाम नहीं दिया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसी को फर्दर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन तो होते हैं बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, सेपरेट कंपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, ईच कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड अ मेटेलिक कंडक्टर विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। बेसिक कंपोनेंट में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रोड होता ही होता है। ये बेसिक कंपोनेंट हैं, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, चाहे आप गैल्वेनिक सेल की बात करें, बेसिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। ये जिस कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, उस कंपार्टमेंट को हाफ सेल का नाम दिया जाता है। कंप्लीटली सेल होता है बट इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल चूँकि एक कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा होता है, दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा होता है, तो इसीलिए इन कंपार्टमेंट्स को फिर हाफ सेल्स का नाम दिया जाता है जिनको कनेक्ट करता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों रिक्वायर होता है? इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है और रिएक्शन को कंटिन्यू करवाता है। डायग्राम में एक सेल शो किया गया है, गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर सॉल्ट ब्रिज शो किया गया है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है
यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट कर रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया गया है ताकि पता चले कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। अगर गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल्स की बात की जाए तो अभी हमने एक एग्जांपल देखी है जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। जो डायग्राम में शो किया गया है वो बता रहा है कि जिंक मेटल जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गई है। जिंक मुसलसल एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक कि ये रिएक्शन स्टॉप ना हो जाए, चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे एक्यूमुलेशन ना हो जाए, इनकी चार्ज बिल्डअप ना हो जाए। तो इस चार्ज बिल्डअप को रोकने के लिए ताकि रिएक्शन कंटिन्यू रहे, सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में या तो कोई जेल होता है या फिर इनर्ट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर डायग्राम में जो शो किया गया है इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया गया है। वोल्टेइक सेल प्रॉपरली वर्क करे, हाफ सेल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहें, इसीलिए जो सॉल्ट ब्रिज पोटेशियम नाइट्रेट का ऐड करवाया गया है इसमें से नाइट्रेट सॉल्यूशन चलते जा नाइट्रेट आयंस जो हैं वो जिंक कंपार्टमेंट वाली साइड पे चलते जाएंगे और जो पोटेशियम आयंस हैं वो कॉपर वाली साइड पे चलते जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहें, ये चार्ज बिल्डअप ना हो। सेल को शो करने के लिए कि उसके अंदर कौन से रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रोड हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ की जाती है। इस शॉर्ट हैंड नोटेशन को सेल डायग्राम या फिर सेल नोटेशन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डैनियल सेल की सेल नोटेशन शो की गई है जहाँ पर जिंक एनोड है, कॉपर का कैथोड है। यहाँ पर जो दरमियान में डबल लाइंस शो हो रही हैं, डबल वर्टिकल लाइंस हैं, ये शो करती हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज के एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इनको ये सेपरेट करता है सॉल्ट ब्रिज। एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है ये लेफ़्ट साइड पर प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, ये लेफ़्ट हैंड साइड पर है ऑन द ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन जहाँ पर कैथोड है था, जहाँ पर रिडक्शन हो रही थी, उसको सॉल्ट ब्रिज की राइट हैंड साइड पर रखा जाता है। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइंस होती हैं ये शो करती हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द सेम साइड, और अगर सेम साइड पर जो है वो मैटर की स्टेट सेम है या लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर है ऑन द सेम साइड्स, तो उनको शो करने के लिए कौन यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेइक सेल की बात करें तो जितनी भी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं हमारे पास वो सारी की सारी वोल्टेइक सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों के खिलौनों में जो यूज़ हो रही होती हैं, फ्लैश लाइट के लिए यूज़ हो रही है, रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ हो रही होती है, डैनियल सेल्स हैं, ड्राई सेल्स हैं, या फिर बात की जाए यूपीएस बैटरीज़ की, व्हीकल बैटरीज़ की जो कि डिस्चार्ज हो रही होती हैं, जहाँ जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, नॉट ड्यूरिंग चार्जिंग, जब वो डिस्चार्ज हो रही होती हैं, जब वो रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती हैं, उस टाइम पर वो वोल्टेइक सेल के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। जितनी हमारे वॉचेस में, क्लॉक्स में बटन बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, वोल्टेइक सेल होते हैं। निकल कैडमियम बैटरी भी वोल्टेइक सेल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट या किसी सॉल्यूशन से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास किया है और उसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन हो गई है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया जाता है। लायो मीन्स ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, जिस अपरेटस के अंदर, जिस कंपार्टमेंट के अंदर करवाया जाता है, उस अपरेटस को एज अ होल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? ऐसे इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस बनाना शुरू कर दें, आयंस में कन्वर्जन हो जाए जिनकी, और वो आयंस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करें
पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करें, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के नाम से हमारे घरों में मौजूद होता है, कॉपर सल्फेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आपने कोई कंपाउंड लिया है, उसका सॉल्यूशन बनाया आपने, और सॉल्यूशन के अंदर उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी फार्मूला यूनिट्स थे, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो गए हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी मिनरल एसिड हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात की जाए तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? फिर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आयोनाइजेशन तो शो करते हैं, बट वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। उनकी कुछ परसेंटेज होती है मॉलिक्यूल्स की जो आयोनाइज होती है, या पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, कंप्लीट आयोनाइजेशन शो नहीं करते हैं। जब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कंप्लीट नहीं होगी, पुअर कंडक्टर होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो अमोनिया है, वीक बेस है, तो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसके अलावा जितने हैवी मेटल सॉल्ट हैं, लेड के, कैडमियम के, मर्करी के जो सॉल्ट्स हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इनका पोर्शन कुछ ना कुछ आयोनाइज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे सेल हैं, ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है? कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कोई सॉल्यूशन लिया है, या कोई सेल है जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, और फिर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसको स्पॉन्टेनियस कर रहा है। स्पॉन्टेनियस तो नहीं कह सकते कि कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फोर्सफुली करवा रहा है। तो ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाएगा। ऐसे सेल में होता क्या है कि हमारे पास कोई बीकर है, या जो भी हमारा अपरेटस है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं विद इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं, एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स अटैच करते हैं, करंट पास होता है, तो आइंस जो हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि पॉजिटिव आइंस जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, और जो नेगेटिव आइंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। ये याद रखिएगा, जो कैट आइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, कैट 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 की तरफ जाएगी, एंड एन एन की तरफ जाएगा। मतलब कैटाइंस कैथोड की तरफ जाएंगे, एन आइंस एनोड की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। उसके ऑपोजिट कैटाइंस कैथोड की तरफ जाएंगे तो उनकी रिडक्शन हो जाएगी। ये साइमल्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ रिडक्शन पहले होगी या ऑक्सीडेशन पहले होगी, दूसरा प्रोसेस बाद में होगा। अच्छा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया जाता है 801 डिग्री सेल्सियस पे। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो कि हमारा मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थ्रू द मोल्टन सॉल्ट। होता क्या है इसके अंदर कि केमिकल रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। सोडियम आयन माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, कैटाइंस है ना, कैटाइंस जाएंगे कैथोड की तरफ, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और वहाँ पर सोडियम मेटल के तौर पर उनकी रिडक्शन हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे वहाँ पर।
क्लोराइड आइंस जो हैं ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, एनाइंस एनोड की तरफ जाती हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होती है और क्लोरीन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया है, 2 फार्मूला यूनिट से 2 सोडियम के एटम बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का लिबरेट होगा। इस सेल के अंदर देखें बैटरी अप्लाई किया हुआ, ये इलेक्ट्रिक सोर्स है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोड्स को, कैथोड को प्रोवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं सोडियम आयंस के पास, सोडियम आयंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं एज सोडियम एटम। क्लोरीन के जो आयंस हैं ये एन आयंस हैं, एनोड की तरफ जाती हैं, एनोड पे उनकी ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाती है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए, यूपीएस की बैटरी जब रिचार्ज हो रही होती है तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है। सेपरेटिंग ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम मेटेलिक कंपाउंड्स के लिए, मेटल क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे की बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसने 1834 में हमें बताया कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम पास करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पे, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जाता है। ये उसने 2 तरह से डिस्कस किया था इस रिलेशनशिप को, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के थ्रू। फर्स्ट लॉ के अंदर उसने बताया कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रही है इलेक्ट्रोड्स पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू उतनी ज़्यादा डिपोजिशन होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अगर W मैस ऑफ सब्सटेंस लेते हैं जो डिपॉजिट हो रहा है बाय पासिंग Q कॉलम ऑफ चार्जेस, तो इसका मतलब है कि W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिपोजिशन ऑफ मैस। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T है, या Q इज इक्वल टू IT बोला जाता है सिंपली। तो Q चार्जेस होते हैं, I जो है इलेक्ट्रिक करंट है और T इज़ द टाइम। जब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं Q की जगह पर तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाई T हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये जो Z है ये कांस्टेंट है और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पेसिफिक। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट चार्ज है जो पोजेस करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज पोजेस करते हैं उसको फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 96,500 कोलम्स। अगर फैराडेज कांस्टेंट की बात की जाए तो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज एट एन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू फैराडेज पास्ट। इसका मतलब W जो है मैस ऑफ सब्सटेंस वो इक्वल हो जाएगा E मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय 96,500। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ भी उसने सिंपली इतना कहा है कि बेशक जितना ज़्यादा चार्ज पास करते हैं उतना ज़्यादा डिपोजिशन होती है, लेकिन अगर हम सेम क्वांटिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं तो फिर क्या होता है? अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास की जाए थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स तो जो मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड्स पे वो उनके दरमियान भी एक रेशो पाई जाएगी ऑफ देयर इक्विवेलेंट मैसेस। मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो W1 ओवर W2 वुड बी इक्वल टू Z1 ओवर Z2। W1 और W2 ये मैसेस हैं रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिवली। बात की जाए इलेक्ट्रोड 1 पे मैस 1 है, इलेक्ट्रोड 2 पे मैस 2 है। कब? जब यहाँ सर एक इलेक्ट्रोड 1 पर Z चार्ज पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड 2 पे 2 चार्ज जा रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मैसेस के दरमियान भी रेशो पाई जाती है। ये सेकेंड लॉ था फैराडे का। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स एक्चुअली गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं, बट उसकी स्पेसिफिक टाइप है जिसके अंदर
इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेम होते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर इसका कंसंट्रेशन सेम कर दी जाए तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा और वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा, कोई करंट क्रिएट नहीं होगा। कंसंट्रेशन सेल्स को डेवलप करने के लिए होता क्या है, किस तरह से काम करते हैं ये। वर्क टू establish equilibrium by transferring of electrons from the cell with lower concentration to the cell with high concentration। यहाँ पर डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए निकल का ही एनोड है और यहाँ पर कैथोड है, दोनों सेम हमारे पास है इलेक्ट्रोड्स, बट इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से डिफरेंट हैं, एक बीकर के अंदर यहाँ पर 1 × 10⁻³ मोल है, मोलर कंसंट्रेशन शो की गई है, जबकि दूसरे हाफ सेल के अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन शो की गई है। इलेक्ट्रोड्स भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है। जैसी कंसंट्रेशन डिफरेंट हुई, ऊपर देखिए रीडिंग 0.0008 आ रही है, 0.0888 वोल्टेज शो हो रहा है। लेकिन अगर इसका हम कंसंट्रेशन सेम कर देते हैं तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है। जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन सेम कर देंगे वहीं पर इनका वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स है that is established by measuring the potential cell potentials of various electrodes versus standard hydrogen electrode। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके वर्सेस डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाकर उनकी एक सीरीज़ ली गई है। उस सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। या अगर देखा जाए इसकी सेकेंड डेफिनेशन वाला, व्हेन इलेक्ट्रोड्स चाहे वो मेटल के हों चाहे वो नॉन मेटल के हों are in contact with their ions arranged on the basis of value of their standard reduction potential or standard oxidation potential, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाएगा। यहाँ पर सीरीज दी हुई है रिडक्शन रिएक्शंस के बेस पर, रिडक्शन पोटेंशियल शो किए गए हैं। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, दैट इज़ +2.87। देन ये लोअर होते जा रहे हैं। देन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी आप मेजर करेंगे वो ज़ीरो है। इसको स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं और फिर उससे आगे या पीछे उनको मेजर करते हैं बाकियों को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो होती है इसके अंदर नेगेटिव साइंस जो हैं रिडक्शन पोटेंशियल के, वो इंडिकेट करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोड SHE के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करेगा तो एनोड के तौर पर एक्ट करेगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल जिंक को जब इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ -0.76 वोल्ट। माइनस का साइन शो कर रहा है कि जब हमने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करना है इसको तो ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह से अगर पॉजिटिव साइन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का या क्लोरीन का, तो ये बताता है कि जब हाइड्रोजन के साथ SHE के साथ ज्वाइन करेंगे इसको तो ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा और इसके ऊपर रिडक्शन होगी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है, इनकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। मैं बात तब कर रही हूँ जब सीरीज़ हमने देखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बेस पर, जो आयुपिक बिहेवियर शो करती है। एक्चुअली आयुपिक वे में जो अरेंज की गई है वहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर अरेंज की गई है और वहाँ पर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू होती है और उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। इसी तरह से वो सब्सटेंसेस जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है उनको हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया गया है और वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं दैन हाइड्रोजन आयंस, उनको हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया गया है सीरीज़ के अंदर। इसी तरह से मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स का जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
वो माइनस में होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, रेडिली इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, एक्टिव मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रखी जाती हैं। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके हाई पॉजिटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो हाई टेंडेंसी रखती हैं टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, रेडिली इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। एक्टिव नॉन मेटल्स हैं उनको बॉटम पे रखा जाता है। रिएक्टिव एप्लीकेशंस पे देखते हैं कि एप्लीकेशंस में उनको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मेजर कर सकते हैं, बताती हैं हमें टेंडेंसी कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी कम होगी, या ट्रेंड क्या पाया जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर। मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम सीरीज़ के अंदर डिक्रीज़ करती है। जो हायर स्टेट पर हैं, जो हायर पोजीशन में हैं सीरीज़ के अंदर, वो ज़्यादा एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू मेटल इन लोअर सीरीज़। इसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल्स का जो है वो भी रिएक्टिविटी की तरह से ट्रेंड करता है शो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर। इन जितने ज़्यादा कोई रेडिली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, और जो ऊपर वाली मेटल है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू लोअर मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बताई जा सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से। जो मेटल्स हायर प्लेस पे हैं इन द सीरीज़ वो लोअर मेटल्स इन द सीरीज़ को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओन सॉल्यूशन। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस की जा सकती है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिपेंड करती है कि कोई भी एटम या एलिमेंट कितना टेंडेंसी रखता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है ये इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होता है, ये रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होता है ये। उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की जाए कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, उनको जब देखा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है तो कुछ आयंस की लिब्रेशन या डिस्चार्जिंग जो होती है इलेक्ट्रोड्स पर प्रेफरेंस में होती है एज़ कम्पेयर टू अदर आयंस। जनरली होता क्या है ऐसे कॉम्पिटिशन्स के अंदर, जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनके हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स की बात की जाए तो इनकी डिस्चार्जिंग फर्स्ट होती है एट कैथोड, मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, इस तरह से। इसी तरह से बात की जाए कि एनाइंस जो कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लो वैल्यूज़ होती हैं ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट लिबरेट होंगे एट द एनोड। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का जो ईएमएफ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर जो होता है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। तो जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के जो पोटेंशियल्स हैं उनको एडअप कर देते हैं तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल आ जाता है। प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कोई रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है पॉसिबल, उसको देखा जा सकता है। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा अगर उसके लिए जो फ्री एनर्जी चेंज है डेल जी नेगेटिव होगा। फ्री एनर्जी चेंज जो है उसका रिलेशनशिप जो होता है वो ईएमएफ के साथ होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट। यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गेन या लॉस जो भी हो रहे हैं। एफ जो है ये फैराडेज कांस्टेंट है और ई नॉट जो है ये सेल ईएमएफ है। डेल जी नॉट जो होता है ये नेगेटिव होगा अगर ई नॉट पॉजिटिव होगा, और अगर ई नॉट पॉजिटिव होगा तभी सेल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हम कहते हैं कि गैल्वेनिक सेल जनरेट हो गया है या कंस्ट्रक्ट हो गया है। अदरवाइज
अगर ई नॉट पॉजिटिव नहीं होगा तो जी नॉट नेगेटिव नहीं होगा, जी नॉट नेगेटिव नहीं होगा तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस नहीं होगा। Thank you so much for watching this video. Like and subscribe my channel.